हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम देखेंगे मेटल्स और उसके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर काफी लंबी है तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें जो इक्वेशंस है और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपको जनरली इसके क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के दौरान कि अगर मेटल्स ने ऑक्साइड्स कैसे फॉर्मेशन होती है। तो ये चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट करके हम इसे फिनिश करेंगे। तो आज हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा, काफी सारी चीजें आपने नोटिस की होगी। तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं चीजों को, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो कुछ चीजें होती है जो कि मेटल होती है और कुछ चीजें जो होती है वो नॉन मेटल। तो अगर हम अपने आप सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मम्मी जो है वो काफी सारी ज्वेलरीज को कैरी करती है। तो वो जो ज्वेलरी होती है वो मेटल से बनी होती है। फिर आप जब किचन में जाते हो तो आप काफी सारे वेसल्स देखते हो, तो वो जो वेसल्स है वो भी आपके मेटल से बने होते हैं। आपने कितने तरीके के बर्तन देखे हैं और वो बर्तन जो है वो किस किस मेटल से बनी है, क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो? तो ठीक है, तो मैं ही बताती हूँ आपको। तो हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम की, मेटल की वेसल्स और भी कॉपर वेसल्स यूज करते हैं हम। तो हम आज बात करेंगे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपको जैसे बता दिया मैंने कि मेटल्स जो है वो आप अपने सराउंडिंग्स में कहाँ देख पाते हो। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आप कभी आपने नोटिस किया है कि कैसे जो गोल्ड है उसको आपने इतने सुंदर डिजाइन आपने बनाए, फिर आपकी बर्तन जो है वो अलग अलग बर्तन कैसे बनी। तो उसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टी, क्या हम सारी चीजों से अलग अलग शेप दे सकते हैं? तो नहीं, हम हर चीजों को अलग अलग शेप नहीं दे सकते। तो मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टाइल नेचर की होती है। डक्टाइल नेचर कहने का ये मतलब है कि अगर आप उसको स्ट्रेच करके आप उससे एक वायर बना सकते हो। उसकी जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी है उसे हम डक्टाइल नेचर कहते हैं। और गोल्ड जो है उसकी सबसे हाईएस्ट डक्टिलिटी होती है। अगर आप 1 ग्राम गोल्ड को बहुत ही लंबी यानी कि किलोमीटर्स में आप वायर बना सकते हो। फिर हम देखेंगे कि मेटल्स की और भी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो वो लस्ट्रस होता है नेचर में, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। कभी आपने बेल सुना है? जब वो आपकी घंटी, आप बाईसाइकिल यूज करते हो तो उसमें एक घंटी आती होगी जिसको आप ऐसे करते होगे तो फिर वो आवाज करती होगी, या फिर स्कूल की बेल। तो ये सब में क्या होता है कि मेटल जो एक दूसरे से जब वो टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर हम देखते हैं कि वायर्स में हम यूज करते हैं मेटल्स को। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वायर्स जो है या फिर हमारी जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्योंकि हमें जनरली बोला जाता है कि आप जो है वो क्या बोलते हैं, आप मेटल्स को ऐसे डायरेक्टली टच मत करो, वो गर्म होती है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। आप वायर को ऐसे हाथ से टच नहीं कर सकते क्योंकि आपको करंट लग सकता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसलिए हम उसे क्या करते हैं, कवर करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड से हम उसे, या फिर एक रबर की उसमें कोटिंग होती है, कोटिंग इन द सेंस की कवर होती है उसमें, ताकि आपको करंट आप तक ना पहुंचे, क्योंकि आप भी एक अच्छे कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी के। फिर आपने देखा होगा कि जैसे आप कुछ बर्तन होते हैं तो अगर वो पूरी हीट होती है तो पूरी आप सिर्फ आपकी जो उसमें आपने जो सामान रखा है या फिर जो आपने खाना रखा है सिर्फ वो गर्म नहीं होती है, आपकी पूरी वेसल भी गर्म होती है और आप उसको ऐसे टच नहीं कर सकते हो। तो उसमें बेकिलाइट वगैरह हम कुकर में यूज करते हैं ताकि उससे हमारे तक हीट ना पहुंचे। तो जो मेटल्स होती है उसमें हीट जो है वो काफी अच्छे तरीके से कंडक्ट होती है और हीट भी ट्रांसफर होते हैं मेटल्स के थ्रू, और ये सॉलिड होता है जनरली। कुछ एग्जांपल्स है जो मेटल लिक्विड इन द सेंस की लिक्विड में नहीं होती, मोल्टेन फॉर्म में होती है। तो मेटल की जो अगर आप मेल्ट करना चाहते हो, मेटल को पिघलाना चाहते हो, तो इसमें जो है आपको काफी ज्यादा हीट देना होगा। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई होती है। ऐसी मेटल जो थोड़ी उतनी हार्ड नहीं होती, उसकी एक एग्जांपल है आपकी मर्क्यूरी, जो आप थर्मोमीटर में यूज करते हो। तो वो जो मेटल है वो
अगर उसको आप देखोगे रूम टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसे हम हिंदी में पारा भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अब हम देखेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आप सबसे पहले मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगी। अगर आप उसी मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि मेटल को आप किसी एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा। पहले हम जानते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है। तो मेटल जो है वो जनरली बेसिक ऑक्साइड्स बनाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। वो किसी मटेरियल से रिएक्ट करके कैसी कंपाउंड्स को फॉर्मेशन करेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपने किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिलेगी, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। कॉपर को जैसे आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिली, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। ठीक है, हम कोई भी इक्वेशन को लिखते हैं तो हम उसे बैलेंस फॉर्म में ही लिखते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है बैलेंस इक्वेशन तो आप प्लीज पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अगर आप किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो वो जनरली सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगी। फिर हम देखेंगे कि अगर मेटल ऑक्साइड आपने बना दिया मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के, फिर वो मेटल ऑक्साइड अगर आपने HCl से रिएक्ट करवाया यानी एसिड से अगर आपने रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगी। तो हमने देखा यहाँ पे कि Cl जो है वो हाइड्रोजन का साथ छोड़ देती है और वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके क्या बनाती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और वाटर को रिलीज करती है। उसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम NaOH से बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में वाटर। अब हम जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो इनसॉल्युबल होती है वाटर में, आप उसे घोल नहीं सकते, उसकी सॉल्यूशन नहीं बना सकते। बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम ऑक्साइड को आपने वाटर से रिएक्ट करवाया तो वो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि पोटेशियम ऑक्साइड को आपने अगर वाटर से रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपने मेटल, अगर इसी चीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर मेटल को हम वाटर से रिएक्ट करवा दें तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को मैंने बताया था कैसे हम पहचानते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर आप कैंडल रखोगे या फिर आप कोई फायर एलिमेंट रखोगे तो अगर वहां पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब इसी मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एक्सेप्शंस केस है जो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, सोडियम और आपका पोटेशियम। अब हम काफी इंपॉर्टेंट सीरीज देखने वाले हैं कि मेटल्स जितने होते हैं उसकी रिएक्टिविटी क्या है, मतलब वो कितना अच्छे से रिएक्ट करते हैं। कोई होता है बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, आप उसको कुछ भी बोलो वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि आप उसको कितना भी बोल दो वो चुपचाप और शांत रहेगा। तो हम वो देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जैसे जैसे हम धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे वैसे ही हमारा जो रिएक्टिविटी है वो सब घट जाएगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी होती है। तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी आपकी होती है पोटेशियम की। उसके बाद हम देखेंगे कि पोटेशियम के बाद आपका सोडियम की रिएक्टिविटी होती है, फिर कैल्शियम की आती है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद जिंक, फिर फेरस आती है, फिर लेड आती है, उसके बाद आपकी हाइड्रोजन आती है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद आपकी आती है मर्क्यूरी, उसके बाद आती है आपकी सिल्वर और उसके बाद आती है आपकी गोल्ड। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि इससे जो है वो आपकी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने वाली है एग्जाम में। अब हम थोड़ा नॉन मेटल के बारे में भी बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स के बारे में हम देखेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स। उसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि कार्बन,
डायमंड, और ये जो है वो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखोगे कंडक्शन, तो वो कंडक्टर नहीं होती है उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की। फिर हम जैसे कार्बन आपने देखा होगा कि कार्बन को आप अगर जलाते हो तो फिर वो क्या होती है, बर्न हो जाती है, कंबशन। और कार्बन की काफी सारी फॉर्म्स होती है। अगर कार्बन को आप हाई प्रेशर में अगर उस पे दोगे तो उसकी ही एक अलग सी फॉर्म है जिसे हम डायमंड भी कहते हैं। तो डायमंड जैसे बोलते हैं ना कि जितना आप संघर्ष करोगे तभी आप कोयले से हीरा बन पाओगे, तो उसी तरीके से कार्बन का ही फॉर्म है डायमंड। अब हम देखेंगे कि जो आपकी नॉन मेटल है उसकी नेचर क्या होती है। तो अगर आप नॉन मेटल को रिएक्ट करवाओगे तो वो जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगी। तो हम नॉन मेटल के बारे में काफी अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन मेटल में काफी चीजें हैं और हमें सारी चीजों को अच्छे से कवर करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।